पहले तो थोड़ा सेल के बारे में समझ लें, सेल होता क्या है। सामान्यतः यदि आप सेल को देखते हैं तो सेल में आपको देखने के लिए मिला होगा कि जो सेल होता है इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है, इस ऊर्जा को आप क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा। और जब हम सेल का यूज करते हैं, जैसे आपने सेल को टार्च के अंदर डाल दिया और टार्च को जलाया, यानी हम उस सेल का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है, ये रासायनिक ऊर्जा आपकी किस में परिवर्तित होने लगती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। ये काम किसका होता है, सेल का होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि रासायनिक ऊर्जा ही हमेशा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो। तो सेल में यदि आप देखेंगे तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या कहती है, परिवर्तित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लेकिन अब यहाँ पे कहने लगे कि जब क्या किया जाएगा, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाएगा। सेल दो से अधिक जब आपस में कैसे जोड़ दिए जाएंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात इन सेलों से किसको बनाया जाता है, बैटरी को बनाया जाता है, जिसे हम अपने घर में इन्वर्टर के रूप में यूज करते हैं। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो गई, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सेल या विद्युत सेल कहलाती है। अब यहाँ पे सेल को अब देखें तो जब सेलों को क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर एक बैटरी का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम किसके रूप में जानते हैं, इन्वर्टर के रूप में जानते हैं। अब यदि यहीं पे हमसे पूछ लिया जाए कि एक अच्छी बैटरी की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो जो बैटरी होती है, बैटरी का उपयोग किसके रूप में करते हैं, व्यापारिक रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, व्यापारिक रूप में करते हैं। इस कारण इसको क्या कहा जा सकता है, व्यापारिक सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल कहा जाता है, व्यापारिक सेल। अब इस व्यापारिक सेल की विशेषताओं को आपको देखना है कि एक अच्छे व्यापारिक सेल में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले जो सेल होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, यानी कम कीमत में ही हमें सेल उपलब्ध हो जाए। सेल कैसा होना चाहिए, सस्ता। सस्ता होने के साथ साथ यदि देखा जाए तो इसका जो भार होना चाहिए ये भी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी भार में कैसा होना चाहिए, कम, ताकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सके। अब इससे जो धारा प्राप्त होती है, जो धारा प्राप्त होती है, ये धारा का मान कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्थिर, यानी जिस मात्रा में उस सेल से धारा प्राप्त हो रही है। मान के चलिए शुष्क सेल को हम एग्जाम्पल के रूप में यदि देखें तो शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। माने हमें उससे 1.5 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है, तो ये 1.5 वोल्ट की धारा लगातार उससे प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए 1.5 वोल्ट प्राप्त हुई, फिर बोले अब तो 1 वोल्ट ही प्राप्त होगी। माना धारा के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो धारा कैसी प्राप्त होनी चाहिए, स्थिर। इसके साथ साथ जो सेल होना चाहिए, उस सेल से हमें अधिक समय तक धारा प्राप्त होनी चाहिए। देखो भारतीय होने की पूरी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो रही है। माने सस्ता भी हो और अधिक समय तक भी चले। माने सस्ता होना चाहिए और इससे हमें अधिक समय तक धारा भी कैसी होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए। इसके पश्चात यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी कंडीशन अप्लाई होगी, अब इसे पुनः आवेशित किया जा सके। पुनः आवेशित यानी मोबाइल की बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाती है तो आप उसको पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 बिंदु यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो 5वें बिंदु में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको क्या किया जा सके, पुनः आवेशित किया जा सके। पुनः आवेशित किया जा सके यानी पुनः इसको चार्ज किया जा सके, फिर से हम इसको क्या कर पाए, चार्ज कर पाए। उपरोक्त सेल या बैटरी जो इन गुणों का क्या करता है, पालन करता है, वो एक अच्छा सेल या अच्छी बैटरी मानी जाती है।
क्या है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, अभी अपन देखने वाले हैं, सेल के प्रकार देखने वाले हैं, उसमें हो जाएगा। तो ये अपने क्या होगा, एक अच्छे सेल या बैटरी की क्या हो गई विशेषता। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सेलों को क्या कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए। तो फिर कहेंगे कि जो आपके सेल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका सेल होगा इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। कौन सा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और जो दूसरा सेल होगा इसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। सेल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। नाम से स्पष्ट है सेल कैसा है, प्राथमिक है, मानो उसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। एक बार उपयोग कब किया जाएगा, जब सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है, ये रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो वे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, केवल शब्द लगा है, केवल रासायनिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित की जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो ऐसे सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सेलों का केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। इनको केवल एक बार उपयोग में लाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित करना यानी अपनी लैंग्वेज में चार्ज करना। आवेशित करना यानी क्या हो जाएगा, चार्ज करना। तो इनको क्या नहीं किया जा सकता है, चार्ज नहीं किया जा सकता है। चार्ज को ही इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो जब आवेशित नहीं कर पाएंगे तो फिर इनको हम क्या नहीं कर पाएंगे, चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ यदि आप देखें, अब आवेशित क्यों नहीं होते हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि सेलों के अंदर जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं समझ रहे, अपचयन और ऑक्सीकरण की क्रियाएं जिनमें साथ साथ संपन्न होती हैं, उन अभिक्रियाओं को आप क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इनमें जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें यदि देखा जाए तो जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा होती है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। यदि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा परिवर्तित हो जाती तो सेल पुनः चार्ज हो जाता। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपेंड करें। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की जो दिशा होती है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस कारण इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं कर सकते, यानी चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर क्या हो जाएगा, आपका शुष्क सेल हो जाएगा। जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल के अलावा यदि आप देखें तो डैनियल सेल होता है। डैनियल सेल के अलावा यदि आप देखें तो क्या होता है, बटन सेल होता है। बटन सेल हैंड वॉच में यूज किया जाता है। और शुष्क सेल एवर रेडी का सेल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। और डैनियल सेल भी इसी प्रकार के ही सेल होते हैं, यानी इन सेलों को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इनको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए जो दूसरे प्रकार के जो सेल होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। कौन से सेल कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो अब यदि यहाँ पे आप देखें द्वितीयक सेल कौन से हैं, द्वितीयक सेल देखें नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट है, द्वितीयक सेल यानी वे सेल जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, यानी दूसरी बार इनको क्या किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग में कब लाएंगे, उपयोग में कब लाएंगे, जब उनकी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के सेलों को क्या कहा जाता है, फिर द्वितीयक सेल कहा जाता है। कौन से सेल कहा जाता है, द्वितीयक सेल। कैसे, जब आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर लिया है, चार्ज कर लिया है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को आप क्या कहेंगे,
रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी। और जब हम मोबाइल को चलाने लगेंगे यानी उसका उपयोग करने लगेंगे तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो आपकी किस में परिवर्तित होने लगती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। किस में परिवर्तित होने लगती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले एक सामान्य समीकरण के रूप में जो रासायनिक ऊर्जा होगी, ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और ये जो विद्युत ऊर्जा होती है ये किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में। कौन सा चिन्ह लगा है? उत्कर्मणीय क्रिया का चिन्ह लगा है। माने ऊपर का आधा तीर का चिन्ह कह रहा है कि जो रासायनिक ऊर्जा होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। और जो नीचे का जो आधा तीर का चिन्ह ये बता रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा होगी ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है? हाँ वही है जो बराबर लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की जो दिशा होती है, इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा जैसे ही बदलती है तो जैसे ही सेल हमारा डिस्चार्ज होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कर सकते हैं यानी हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक सेल होता है इस सेल को क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है। आवेशित किया जा सकता है माने सेल का दोबारा उपयोग किया जा सकता है। प्राथमिक सेल का उपयोग एक बार ही कर पा रहे थे, इसका उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इस प्रकार के सेलों में जो अभिक्रियाएं होती हैं ये कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। और प्राथमिक सेलों में केवल अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। अब द्वितीयक सेल का यदि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सीसा संचायक सेल। कौन सा सेल हो जाएगा? सीसा। अब देखें नाम से ही स्पष्ट है, संचायक सेल माने जो अपने अंदर संचित करके रख सके। सीसा संचायक सेल। इसमें चूंकि विद्युत अपघट्ट के रूप में H2SO4 का उपयोग किया जाता है और H2SO4 क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। इस कारण इसे अम्लीय संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में H2SO4 का उपयोग करते हैं और H2SO4 एक प्रकार का क्या होता है? अम्ल होता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय संचायक सेल भी कहते हैं। दूसरा उदाहरण यदि आप देखें द्वितीयक सेल का तो दूसरा यहाँ पे उदाहरण हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? नीफे सेल। इसमें यदि विद्युत अपघट्ट के रूप में यदि देखा जाए तो किसका उपयोग किया जाता है? KOH का उपयोग किया जाता है। और जो KOH होता है ये एक प्रकार का क्षार होता है। इस कारण इसे क्षारीय संचायक सेल भी कहा जाता है। ये आपके हो गए प्राथमिक और द्वितीयक सेल। पहले हमने देखी सेल की परिभाषा, फिर देखा कि एक अच्छे सेल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, फिर हमने देखे सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। नाम से ही स्पष्ट हो रहा था, प्राथमिक सेल जो आपके प्राइमरी सेल होते हैं इनका केवल एक बार ही उपयोग किया जा सकता है क्योंकि चार्ज नहीं होंगे। और चार्ज इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे शुष्क सेल हुआ, डैनियल सेल हुआ, लेकलांसी सेल हुआ, बटन सेल हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल के अंतर्गत आ जाते हैं। और द्वितीयक सेल माने जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको हम द्वितीयक सेल कह रहे थे। इनको पुनः आवेशित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। साथ में इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। एग्जाम्पल 4 सीसा संचायक सेल, नीफे सेल यानी अम्लीय संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल, ये आपके किसके रूप में काम करते हैं? द्वितीयक सेल के रूप में काम करते हैं।
इसके बाद यदि आप यहाँ पे देखें, जो पहला जो आपको यहाँ पे प्रकार बताया गया है प्राथमिक सेल में, एग्जाम्पल हमने किसका देखा, शुष्क सेल का देखा। किसका देखा, शुष्क सेल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं शुष्क सेल के बारे में। तो शुष्क सेल को यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले शुष्क सेल को जब आप यहाँ पे बनाएंगे तो ये कुछ आपको संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसमें यदि आप देखें तो शुष्क सेल में एक जिंक का बना हुआ बेलनाकार पात्र होता है। शुष्क सेल का जो बाहर वाला जो आप पोर्शन देखते हैं, ये वाला पोर्शन, सबसे बाहर वाला पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, ये किससे बना होता है, Zn यानी जिंक से बना होता है। किससे बना होता है, जिंक से। और यदि आप इसकी संरचना को देखेंगे तो संरचना किसके आकार की हो जाएगी, एक बेलन के आकार की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कैसा होता है, बेलनाकार सेल होता है, माने बेलन के आकार का हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसमें एक जिंक का बना हुआ बेलनाकार भाग होता है। अब जो जिंक का जो भाग होता है ये एक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। यानी ये किसके रूप में काम करेगा, एनोड के रूप में काम करेगा। तो हम सीधा कहेंगे कि इसमें एक जिंक का बेलनाकार पात्र होता है जो किसके रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में कार्य करता है। और बीच में यानी ये वाली जो छड़ आपको दिखाई दे रही है, ये छड़ किसकी होती है, ग्रेफाइट की हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ग्रेफाइट की यदि हमें ना लेना हो तो यहाँ पे हम कार्बन की भी यूज कर सकते हैं। इसमें ग्रेफाइट या कार्बन की एक छड़ होती है जो किसके रूप में काम करती है, कैथोड के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है, कैथोड के रूप में कार्य करती है। तथा साथ में आप देखेंगे इस कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी होती है। अब देखेंगे इसके बीच वाले भाग को, यहाँ पर और यहाँ सेल के मध्य भाग में, यानी इधर की अभी बात कर रहे हैं, सेल के मध्य भाग में यदि आप देखें इस जगह पे, तो जो सेल का जो मध्य भाग होता है इसमें यदि आप देखें तो MnO2 और कार्बन का पेस्ट भर दिया जाता है, यानी चूर्ण भर दिया जाएगा। सेल के मध्य भाग में MnO2 और कार्बन जो होता है इसका क्या भर दिया जाता है, पेस्ट भर दिया जाता है, यानी पाउडर भर दिया जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, यानी अब कंडीशन आपकी बनती है यहाँ, ये वाला जो पोर्शन, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि देखा जाए तो यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का एक लेई जैसा पेस्ट भर दिया जाता है। और ये जो पेस्ट होता है ये किसके रूप में कार्य करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। ये आपकी संरचना हो जाएगी शुष्क सेल की। इसमें आपने देखा कि एक क्या होता है, जिंक का बना हुआ बेलनाकार पात्र होता है जो किसके रूप में काम करता है, एनोड के रूप में कार्य करता है। तथा कार्बन या ग्रेफाइट की एक छड़ होती है जो किसके रूप में कार्य करती है, कैथोड के रूप में कार्य करती है। और कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर एक पीतल की क्या लगी होती है, टोपी लगी होती है। अब इसके मध्य में किसको भर दिया जाता है, MnO2 और कार्बन का पाउडर भर दिया जाता है। जबकि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेई जैसा पेस्ट बना करके भर दिया जाता है। और ये जो पेस्ट होता है ये आपका किसके रूप में काम करता है, विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है, जो संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क सेल कहते हैं। और ये एक प्रकार का लैक्लांसी सेल का सुधरा हुआ रूप होता है। कौन से सेल का, लैक्लांसी सेल। माने लैक्लांसी सेल के सिद्धांत के ऊपर ये क्या कहता है, कार्य करता है। तो ये हो जाएगी शुष्क सेल की संरचना। अब ये शुष्क सेल जो हमारा होता है ये कार्य कैसे करता है, इसके कार्य करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे शुष्क सेल की कार्यविधि, कार्य करने का तरीका।
यानी क्या हो जाएगी, सेल की कार्यविधि हो जाएगी। तो कार्यविधि में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैथोड तथा एनोड को जब एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, कहने का मतलब है उस सेल से आप धारा लेने लगे हैं, एक तार से जोड़ दिया तो उस तार में क्या बहेगी, धारा। तो सेल से क्या लेने लगे, माने दोनों ही वहाँ पे इलेक्ट्रोड हमने यूज किए, एक जो आपका कैथोड होता है जो कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ के रूप में था, और एक क्या होता है, एनोड होता है जो आपका जिंक का पात्र था। दोनों को ही हम किसके माध्यम से जोड़ देते हैं, एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया जाता है, तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें जो जिंक धातु होती है, जिंक धातु यानी क्या हो जाएगा, जेड। ये जिंक धातु क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन को खो करके Zn2 धन आयन बनाएगी। यानी अभी Zn जो है ये आपकी सॉलिड अवस्था में, धातु या ठोस होती है, ये ठोस अवस्था में है। और जैसे ही हमने दोनों को इलेक्ट्रॉनों को तार के माध्यम से जोड़ा, तो जो जिंक धातु थी, ये जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खो देगी, और इलेक्ट्रॉन खोने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। तो Zn की संयोजकता 2+ होती है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या किया, जिंक धातु ने इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया, यानी जिंक धातु इलेक्ट्रॉन खो देती है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बाह्य परिपथ द्वारा कैथोड पर पहुंच जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसके माध्यम से, बाह्य परिपथ के माध्यम से। ये बाह्य परिपथ से होते हुए कहाँ पर पहुंच जाएंगे, कैथोड वाले पोर्शन पर, यानी कैथोड वाले भाग पर ये पहुंच जाते हैं। और जैसे ही कैथोड वाले भाग पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कर लेते हैं, क्रिया। जिससे कैथोड पर यदि आप देखेंगे तो जो कैथोड पर यदि आप देखेंगे तो जैसे ये पहुंचेंगे तो वहाँ पर जो Mn है, Mn कहाँ से आई, MnO2 वाले पोर्शन से आई। मैंगनीज धातु का क्या हो जाता है, यहाँ पर अपचयन हो जाता है। और जैसे ही इसका अपचयन होता है, तो जैसे ही अपचयन होने की क्रिया को यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो अपचयन के लिए यहाँ पे हम क्रिया देखेंगे कौन से भाग पर, कैथोड पर। कैथोड पर पहुँच गए थे ना इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो हमने वहाँ पे किसका उपयोग किया था, MnO2 का उपयोग किया था। ये आपका MnO2 हो जाएगा। ये किसके साथ क्रिया करता है, अमोनियम के आयनों के साथ क्रिया करता है। क्रिया को हम सीधा संतुलित करके लिखेंगे, यानी संतुलन के फॉर्म में लिखेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। माने ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ के माध्यम से किस पे पहुंच जाते हैं, कैथोड पर पहुंच जाते हैं। और कैथोड पर पहुंच करके वहाँ पर Mn धातु का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फिर किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। यानी क्या बनेगा, NH3। अमोनिया का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। साथ में यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O यानी जल बन जाएगा। और जो MnO2 होता है ये आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, Mn2O3 में परिवर्तित हो जाता है। ये क्रिया हमारी किस पर हो जाती है, कैथोड पर। किसके माध्यम से होती है, इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से, जो जिंक धातु के द्वारा मुक्त किए गए थे। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ही अमोनिया गैस ये निकलती है, अमोनिया चूँकि क्या एक गैस है तो ये गैस कहाँ पे होगी, बाहर की ओर निकलेगी। जैसे ही आपकी अमोनिया गैस निकलती है तो इस क्रिया के कारण यहाँ पर जटिल आयनों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, जटिल आयनों का निर्माण हो जाता है। जिससे सेल के अंदर का जो दाब होता है, जटिल आयनों का निर्माण होता है। तो जो सेल के अंदर का जो दाब होता है, इस दाब में किसी भी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं हो पाती है। आयनों के निर्माण के कारण सेल के अंदर का जो दाब होता है वो दाब नहीं बढ़ पाता, यानी दाब में क्या नहीं हो पाती है, वृद्धि नहीं हो पाती है। इस कारण इस सेल का जो विद्युत वाहक बल रहेगा, इस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल 1.25 वोल्ट से, विद्युत वाहक बल कितने से, 1.25 वोल्ट से कितना हो जाता है, 1.5 वोल्ट हो जाता है। माने विद्युत वाहक बल में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। यहाँ पर 1.25 वोल्ट है,
और यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, माने विद्युत वाहक में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसको आप 1.3 लिख सकते हैं, वैसे यदि 6 होता तो लिखते 2 के बाद, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना। विद्युत वाहक बल 1.25 वोल्ट से कितना हो जाता है, 1.5 वोल्ट हो जाता है। और अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होने के कारण, अब अमोनियम क्लोराइड की जो प्रकृति होती है NH4Cl, ये किस प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और अम्लीय प्रकृति की होने के कारण जो सेल होता है, इस सेल का क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। क्या होने लगता है, संक्षारण। अमोनियम क्लोराइड किस प्रकृति की होती है, अम्लीय, और अम्लीय प्रकृति की होने के कारण सेल का क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। इस कारण आजकल अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, KOH का उपयोग किया जाता है, ताकि संक्षारण को रोका जा सके और सेल जल्दी खराब ना हो। क्षार में संक्षारण की क्रिया कम होती है और अम्लों में संक्षारण की क्रिया ज़्यादा होती है। यहाँ पे कहा गया कि अमोनियम क्लोराइड का उपयोग विद्युत अपघट के रूप में कर रहे थे। ये अम्लीय प्रकृति की होने के कारण सेल जो होता है, उस सेल का क्या होने लगता है, संक्षारण होने लगता है। इस कारण वर्तमान में किसका उपयोग किया जाता है, KOH का उपयोग किया जाता है। और सेल का जो बाहरी खोल होता है, तो आपने देखा होगा आजकल जो सेल आ रहे हैं, उनके बाहरी खोल पर एक स्टील का आवरण चढ़ा होता है। किसका आवरण चढ़ा होता है, स्टील का आवरण चढ़ा होता है। और उसके स्टील के आवरण के नीचे एक छिद्र होता है, ताकि जो गैस बने वो उस छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाए। इस प्रकार के सेलों को लीक प्रूफ शुष्क सेल कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं, लीक प्रूफ शुष्क सेल। क्या कहा जाता है, लीक प्रूफ शुष्क सेल कहा जाता है। ये तो हो गए सेल। अब इस सेल को यदि हम देखें, यानी शुष्क सेल का दोष क्या है, इस सेल में अभी कमी क्या है, कौन सी कमी रह गई। तो सबसे पहले तो यदि देखा जाए, पहला कारण हमारा यही होता है कि जो सेल था, इसमें किसका उपयोग कर रहे थे हम, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग कर रहे थे। अमोनियम क्लोराइड किस प्रकृति का होता है, आपका अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होने के कारण यहाँ पर संक्षारण की दर कैसे होती है, तीव्र होती है, जिस कारण सेल शीघ्र ही खराब हो जाता है, माने कमी हो गई। इसके पश्चात यदि देखा जाए तो कैथोड पर क्या होता है, क्रिया होती है। तो कैथोड पर अभी आप रासायनिक समीकरण में देख रहे थे, क्या बन रहा था, जल बन रहा था। कैथोड पर क्या बनता है, जल बनता है। और ये जो जल होता है, छिद्रों से रिस करके बाहर आने लगता है। पहले आपने देखा होगा रेडियो में जो सेल जले होते थे, उनमें सफ़ेद सफ़ेद रंग का जो पदार्थ होता था, वो सेल में से बाहर आने लगता था। यानी सेल के ऊपर पहले कागज लपटा आता था, अब स्टील का खोल आता है। तो जो सफ़ेद आवरण होता था वो कागज होता था, उससे वो जो द्रव होता था, ये H2O के फॉर्म में ये पतला द्रव बन के बाहर रिसने लगता था, जिससे सेल तो खराब होता ही था, साथ में उपकरण भी कैसे हो जाते थे, खराब हो जाते थे। इस कारण इनको दोषों को दूर करने के लिए वर्तमान में क्या किया गया, एक तो NH4Cl के स्थान पर KOH का उपयोग किया गया। और उनका जो बाहरी खोल था, यानी बाहरी आवरण था, उस बाहरी आवरण को किससे बनाया गया, स्टील का बनाया गया, ताकि जो द्रव रहे वो रिस करके बाहर ना निकले। तो ये आपका कौन सा सेल हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आप दूसरा सेल देखें, तो दूसरे सेल को हमें देखना द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल के रूप में कौन सा सेल हो जाएगा, सीसा संचायक सेल हो जाएगा। और सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, H2SO4 का उपयोग किया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, अम्लीय संचायक सेल भी कहा जाता है। कौन सा सेल कहा जाता है, अम्लीय संचायक सेल। पहले आप देखेंगे कि सीसा संचायक सेल है क्या, फिर इसी में हमें देखना है कि जो सीसा संचायक सेल है यह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। और द्वितीयक सेल को क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है और निरावेशित भी किया जा सकता है। माने इसमें हमें दो क्रियाएं देखनी, एक तो आवेशन की क्रिया और दूसरी निरावेशन की क्रिया। यानी सीसा संचायक सेल को आवेशित किया जा सकता है, माने चार्ज किया जा सकता है, और निरावेशित किया जा सकता है, माने डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये दोनों ही क्या देखेंगे आप इसमें एक साथ क्रियाएं देखेंगे। तो सबसे पहले जो सीसा संचायक सेल होता है, इसमें आप देखेंगे यह एक प्रकार का कौन सा सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है।
कौन सा सेल होता है? द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल होता है माने इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। सीसा संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल होता है, इस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दो या दो से अधिक संचायक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। कौन से क्रम में जोड़ दिया जाता है? श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ दिया जाता है? यदि हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो मान के चलिए ये क्या हो गया, अपना एक पात्र हो गया और पात्र में विद्युत अपघट के रूप में ये क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है? ये क्या हो जाएंगे? आपके इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड। जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोडों को देखो एक साथ जोड़ दिया गया तीन को, और बाकी के जो तीन थे इनको एक साथ जोड़ दिया। तो एक काम किसका करेगा? एक काम कैथोड का करेगा और एक काम किसका करेगा? एक काम एनोड का करेगा। माने दो या दो से अधिक सेलों, तीन सेल लग गए ना। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वो बैटरी बन जाती है। इसमें भी क्या किया गया? इसमें दो या दो से अधिक सेलों को क्या किया गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ करके किसको बनाया गया है? बैटरी को बनाया गया। किसको बनाया गया है? बैटरी को बनाया गया। प्रत्येक सेल में यदि हम देखें तो जो एनोड होता है, प्रत्येक सेल में एनोड लेड से बना ग्रिड होता है। ग्रिड माने छड़नुमा संरचना। प्रत्येक सेल में जो एनोड होता है, ये एनोड किससे बना हुआ ग्रिड होता है? ये लेड से बना हुआ ग्रिड होता है। किससे बना हुआ होता है? लेड से बना हुआ ग्रिड होता है, जिसमें यदि हम देखें तो स्पंजी लेड ही भरा होता है, यानी पीबी ही। ये तो आपका पीडी यानी संकेत गलत हो गया, पहले डीएम का हो गया, सॉरी। यहाँ पे आप पीबी लिखेंगे, गलती से हो गया। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये किससे बना हुआ होता है? लेड से बना हुआ ग्रिड होता है, जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है। और प्रत्येक सेल में यदि आप कैथोड को देखेंगे तो ये जो कैथोड होता है ये भी लेड से बना हुआ ही ग्रिड होता है। ये भी लेड से बना हुआ ही ग्रिड होता है, लेकिन इसमें कैथोड में लिथार्ज यानी PbO2 भरा होता है। PbO2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा? लिथार्ज का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? लिथार्ज का। तो एनोड भी ग्रिड बना होता है, वो भी लेड से बना होता है, और कैथोड भी लेड से बना होता है। लेकिन एनोड में क्या भरा होता है? स्पंजी लेड भरा होता है, और कैथोड में क्या भरा होता है? PbO2 यानी लिथार्ज भरा होता है। अब यदि देखा जाए, इस सेल की खोज वैज्ञानिक प्लांटे ऑफ फोरे ने की। प्लांटे ऑफ फोरे ने, इस कारण इस सेल को प्लांटे ऑफ फोरे का सेल भी कहा जाता है। अब यदि इस सेल का देखा जाए विद्युत अपघट, तो विद्युत अपघट के रूप में हम किसको यूज कर रहे थे? H2SO4 को उपयोग कर रहे थे। और जो H2SO4 की जो सांद्रता होती है ये कितनी होती है? 38%, यानी 38% होती है। अब देखेंगे, अब इस सेल का घनत्व को यदि देखा जाए तो 1 घनत्व को यदि आप देखें सेल के, तो सेल का घनत्व कितना होता है? 1.28 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये घनत्व की इकाई है, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, क्योंकि द्रव्यमान बटे आयतन उसका फॉर्मूला होता है। तो यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब हमें देखना है सेल का आवेशन और सेल का निरावेशन, यानी अब हम सेल को कैसे चार्ज कर सकते हैं और सेल को कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीसा संचायक सेल में सबसे पहले कौन सी क्रिया? आवेशन की क्रिया। आवेशन की क्रिया यानी अब हम सेल को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? सेल को चार्ज करेंगे। सेल को आवेशित करने के लिए सामान्यतः यहाँ पे यदि देखा जाए तो क्या किया जाता है? बैटरी को चार्ज करने के लिए या सेल को चार्ज करने के लिए सीसा संचायक सेल एक प्रकार की क्या है? बैटरी ही तो है। क्यों है? क्योंकि दो या दो से अधिक सेलों का उपयोग किया गया है। तो सेल को चार्ज करने के लिए या बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है? उपयुक्त वोल्टेज की, माने पर्याप्त वोल्टेज की, जितनी इसको आवश्यकता है। इसमें क्या किया जाता है? उपयुक्त वोल्टेज की जो विद्युत धारा होती है। एक शब्द के ऊपर यहाँ पे आप फोकस करेंगे,
जो विपरीत दशा जो होती है कैसी होती है, विपरीत होती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें उपयुक्त वोल्टेज की विद्युत धारा कैसे भेजी जाती है, विपरीत दिशा में भेजी जाती है। कैसे भेजी जाती है, विपरीत दिशा में। माने सेल के एनोड का संबंध विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से किया जाता है। सेल का जो एनोड वाला जो पोर्शन होगा इसका संबंध किससे किया जाता है, विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से कह दिया जाता है। और जो सेल का जो कैथोड वाला जो सिरा होता है इसका संबंध विद्युत स्रोत के धन सिरे से कह दिया जाता है। तो दिशा कैसी हो गई, विपरीत, क्योंकि एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होगा। तो एनोड का संबंध विद्युत स्रोत के ऋण सिरे से किया जाता है और कैथोड का संबंध विद्युत स्रोत के धन सिरे से क्या किया जाता है, कर दिया जाता है। तो जो आपका सेल होता है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा को बदल देता है, माने उसमें इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा बदल जाती है। अब जब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा बदल जाएगी तो सेल कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ध्यान देना, सेल दो प्रकार के होंगे, विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत चल रहा है। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है और विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड ऋणात्मक और कैथोड ऋणात्मक होता है। तो अभी आपको कोई एक याद करना पड़ेगा अच्छे से ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की दिशा बदलेगी। अब इलेक्ट्रोड अभिक्रिया की जब दिशा बदलेगी तो इसमें होने वाली यहाँ पे आपको क्रियाएं देखनी है। सबसे पहले इसमें जो अम्लीय जल है, इस अम्लीय जल का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अम्लीय जल का क्या हो जाएगा, अपघटन। अम्लीय जल के रूप में हम H2O का यूज कर रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। तो किसका निर्माण होता है, H धन आयन का निर्माण होगा और साथ में क्या बनेगा, O2 ऋण आयन बनेगा। इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अम्लीय जल का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अब देखेंगे कैथोड पर एकत्रित हुआ, कैथोड पर एकत्रित हुआ PbSO4 यानी लेड सल्फेट। PbSO4 यानी क्या हो जाएगा, लेड सल्फेट हो जाएगा। कैथोड पर एकत्रित हुआ PbSO4 ये किस में अपचयित हो जाता है, Pb में अपचयित हो जाता है। कैथोड पर ध्यान दें, PbSO4 जो होगा ये किस में अपचयित हो जाएगा, Pb में अपचयित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्रिया देखनी है। समीकरण में हम PbSO4 से किसका निर्माण करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे PbSO4 ये आपका दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, Pb में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, Pb में। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ चले जाएंगे, सल्फेट के साथ चले जाएंगे, यानी SO4 2 ऋण हो जाएगा। ये क्रिया कहाँ पे हुई आपकी, कैथोड पर। अब अगले में यदि आप देखेंगे तो अब क्रिया किसके ऊपर देखेंगे, हम एनोड के ऊपर देखेंगे। एनोड के ऊपर क्या होता है, एनोड पर जो PbSO4 होगा, यहाँ पे भी हमें देखना है जो PbSO4 है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये PbO2 में यानी लिथार्ज में कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत। यहाँ पे अपचयन की क्रिया हो रही थी, यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके साथ, कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम समीकरण देखेंगे, PbSO4 ऑक्सीकृत हो रहा है तो पहले आपका क्या हो जाएगा, PbSO4 हो जाएगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये जल के दो अणुओं के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर PbO2 का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, PbO2 का निर्माण हो जाएगा। इसके साथ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 4 H धन आयन देखने के लिए मिलेंगे, ये 2 दूनी 4 हाइड्रोजन आयन देखने के लिए मिलेंगे। और साथ में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक SO4 2 ऋण आयन भी मिलेगा। SO4 2 ऋण आयन कब मिलेगा, जब ये कितने इलेक्ट्रॉनों को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कौन से सिरे पर होती है, एनोड पर होती है। माना कैथोड पर क्या हो रहा था, PbSO4 Pb में अपचयित हो रहा था और एनोड पर जो PbSO4 होता है ये PbO2 में कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ये हो गया ऑक्सीकृत। ये तो हो गई बहुत सारी क्रियाएं।
अब इस संपूर्ण रिएक्शन को हम देखते हैं एक संपूर्ण अभिक्रिया के रूप में, यानी जब हमें इतना ना लिखना हो तो हम किसका उपयोग करते हैं? संपूर्ण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? संपूर्ण अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पे सेल को आवेशित करने के लिए PbSO4 ये आपका रिएक्ट करेगा किसके साथ? H2O के साथ। किसके साथ करेगा? H2O के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक तो आपका Pb बन रहा था, एक आपका PbO2 बन रहा था, साथ में क्या बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है। इसको संतुलित करेंगे तो Pb कितनी बार आया? 2 बार। कितने का गुणा? 2 का गुणा। तो SO4 के भी कितने हो गए? 2, यानी कितने का गुणा? 2 का गुणा। तो H2 के भी कितने हो गए? 2, माने कितने का गुणा? 2 का गुणा। तो समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया, सेल चार्ज हो गया। अब हमें क्या करना है? सेल को डिस्चार्ज करना है, यानी इसमें कौन सी क्रिया देखनी है? निरावेशन की क्रिया देखनी है। सेल को निरावेशित कैसे करेंगे? जब सेल से धारा लेंगे। जब सेल से क्या करेंगे? धारा लेंगे। सेल से धारा ले लो, ठीक है, काफी में ही नहीं घुसेरा। जब सेल से क्या की जाती है? धारा ली जाती है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होने लगती है? निरावेशन की क्रिया होने लगती है। कहने का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं? सेल को किससे जोड़ देते हैं? बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। माने सेल में बल्ब लगा दिया तो जो बल्ब होगा वो बाह्य विद्युत स्रोत हो जाएगा। जब सेल को बाह्य विद्युत स्रोत या फिर बाह्य विद्युत परिपथ से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है, तो जो धारा होती है, ध्यान देना ऑब्जेक्ट के लिए, धारा बहती है धन सिरे से लेकर के ऋण सिरे की ओर बहने लगती। माना जैसे ही सेल में आपने बल्ब लगा दिया छोटा वाला, तो जो धारा होगी उस सेल के धन सिरे से लेकर के ऋण सिरे की ओर कैसे होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में भैया जो Pb और PbO2 होता है, ये दोनों ही PbSO4 में परिवर्तित होने लगते हैं। किस में परिवर्तित होने लगते हैं? PbSO4 में परिवर्तित होने लगते हैं। क्रियाएं बिल्कुल उल्टी होती हैं। जो Pb होगा और PbO2 होगा, ये किस में परिवर्तित होने लगता है? PbSO4 में परिवर्तित होने लगता है। और जो आपका अम्ल होता है, अम्ल की सांद्रता घट जाती है और अम्ल का जो घनत्व होता है H2SO4 का, वो घनत्व भी घट जाता है। कितना बचता है? 1.18 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इस कंडीशन में इस सेल को हमें पुनः चार्ज करना पड़ेगा, यानी अब मोबाइल की बैटरी काम नहीं करेगी, अब सेल को पुनः चार्ज करना पड़ेगा। तो ये निरावेशन हो गया। अब निरावेशन में होने वाली क्या देखेंगे आप? क्रियाएं देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो H2SO4 होता है, H2SO4 का क्या होगा? अपघटन। H2SO4 का जब अपघटन होगा तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। यहाँ पे क्या बनेगा? 2H घन आयन बनेगा और ये क्या बन जाएगा? साथ में SO4 2 ऋण आयन बन जाएगा। SO4 2 ऋण आयन ये बन जाएगा। इसके पश्चात हम क्रिया किसके ऊपर देखेंगे? एनोड सिरे के ऊपर देखेंगे। एनोड सिरे के ऊपर कौन सी क्रिया होती है? एनोड सिरे पर जो आपका Pb होता है, यानी जो आपका लेड होता है, ये सल्फेट मूलकों के साथ क्या करता है? क्रिया करता है और क्रिया करके PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी। इसके पश्चात दूसरी क्रिया जो होगी, ये आपकी क्रिया किसके ऊपर होगी? कैथोड के ऊपर होगी। कैथोड में क्या होगा? कैथोड में होगा PbO2। कैथोड पर क्या हो जाएगा? PbO2 हो जाएगा। और PbO2 आपका क्या करेगा? ये हाइड्रोजन आयनों से क्रिया करेगा, साथ में SO4 सल्फेट मूलकों से क्रिया करेगा, साथ में इसमें जो इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, और ये सब आपस में क्रिया करके PbSO4 बनाते हैं और साथ में H2
क्या बनेगा साथ में H2O, यानी जल का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो जो क्रिया है ये आपकी कैसी हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। अब जब हमें ये 3 क्रियाएं ना याद करना हो तो इसके लिए भी संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो जाएगी। पिछली अभिक्रिया जो आपने लिखी थी उसी अभिक्रिया को यहाँ पे उल्टा करके लिख देना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Pb प्लस के Pb क्या हो जाएगा, O2, Pb प्लस के PbO2, ये किसके साथ क्रिया कर लेंगे, आपके H2SO4 के साथ क्रिया कर लेंगे और किसका निर्माण करेंगे, PbSO4 का निर्माण करेंगे और साथ में क्या बनता है, जल बनता है। क्रिया को संतुलित करेंगे, क्रिया को संतुलित करेंगे तो यहाँ पे Pb के कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे तो SO4 के भी कितने हो जाएंगे, 2, तो यहाँ पे भी कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो H2 के भी कितने हो गए, 2, यानी यहाँ पे भी कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो सेल पहले अपन ने क्या किया था, चार्ज, और अब क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला जो आपको सेल देखना है H2O2 सेल देखना है। कौन सा सेल देखना है, H2O2 सेल। इसमें आपको देखना है जो ईंधन सेल होता है, ईंधन सेल को हम H2O2 सेल भी कहते हैं। और याद रहे जब भी आप H2O2 लिखेंगे तो बीच में किसके चिन्ह का उपयोग करेंगे, डैश के चिन्ह का उपयोग करेंगे, नहीं तो फॉर्मूला बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ध्यान रहे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ईंधन सेल के बारे में। तो सबसे पहले जो ईंधन सेल होता है, इस प्रकार के सेल में यदि आप देखें तो H2 और O2 का यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें गैसीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, मीथेन का भी क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और जो रासायनिक क्रिया होती है उस रासायनिक क्रिया के कारण ही जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। इस सेल को हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल की निकाल करने की यदि आप दक्षता देखें तो लगभग 70 से 75% होती है, यानी कितनी मान ली जाती है, 75% इसकी क्या होती है, दक्षता यानी कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, जो अन्य सेलों से कैसी होती है, अधिक होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेल की संरचना में देखेंगे इस सेल में कार्बन या ग्रेफाइट की, ये जो आपको बीच में ये छड़ें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, ये दोनों छड़ें जो आपकी हैं, या तो हम यहाँ पे कार्बन की ले सकते हैं या फिर किसकी ले सकते हैं, ग्रेफाइट। दोनों ही कार्बन भी और ग्रेफाइट दोनों ही आपके एक ही होते हैं। कार्बन का ही अपर रूप तो है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का ही क्या होता है, एक अपर रूप होता है। इस कारण यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्बन या ग्रेफाइट की दो संरंध्र छड़ें होती हैं। कैसी छड़ें होती हैं, संरंध्र छड़ें होती हैं, जो किसके रूप में काम करेंगी, ये काम करेंगी हमारी इलेक्ट्रोड के रूप में। किसके रूप में काम करेंगी, इलेक्ट्रोड के रूप में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। इस सेल में कार्बन या ग्रेफाइट की दो संरंध्र छड़ें होती हैं जो किसके रूप में काम करती हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में काम करती हैं। और इन छड़ों के ऊपर किसके तार को लपेट दिया जाता है, प्लेटिनम के तार को लपेट दिया जाता है। किसके तार को लपेट देते हैं, प्लेटिनम यानी Pt के तार को क्या किया जाता है, लपेट दिया जाता है। ये जो तार होता है, ये तार वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में ये क्या कहता है, कार्य करता है। और सेल में यदि आप विद्युत अपघट्ट को देख रहे हैं तो इसमें विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, NaOH या फिर KOH का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब एनोड वाले सिरे से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और कैथोड वाले सिरे से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे एनोड वाले सिरे पर यहाँ पे ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और कैथोड वाले सिरे पर अपचयन की क्रिया होगी।
एनोड और कैथोड वाले सिरे से क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, जिस कारण यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। ये सेल की हो जाएगी आपकी रचना। अब यहाँ पे हमें सेल की क्या देखनी है, कार्यविधि देखनी है, यानी ये किस प्रकार से कार्य करता है, क्रियाविधि या कार्यविधि। तो सबसे पहले क्या होता है, जब एनोड और कैथोड पर क्रमशः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को भेजा जाता है तो यहाँ पर अपचयन और ऑक्सीकरण की जो क्रियाएं देखने के लिए मिलती हैं, इन क्रियाओं के फलस्वरूप ही यहाँ पर जल बनता है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया देखेंगे, किसको भेज रहे हैं, हाइड्रोजन को, साथ में किसको भेज रहे हैं, ऑक्सीजन को, दोनों आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर लेती है, H2O का निर्माण कर लेती हैं और साथ में क्या प्राप्त होती है, हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, कितने का गुणा कर देंगे, 2 का। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, कितने का गुणा कर देंगे, 4 का। ये समीकरण हो गया ईंधन सेल का। 2H2 + O2 = 2H2 प्लस में क्या हो जाएगा, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। अब सामान्यतः यदि आप देखें तो इस सेल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अपोलो में किया जाता है। माने अंतरिक्ष यात्री जो जाते हैं अंतरिक्ष में, जिस यान में अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उस यान को अपोलो कहते हैं। उसमें किया जाता है तो उसमें जो विद्युत ऊर्जा बनती है, इस विद्युत ऊर्जा का उपयोग उस यान को चलाने के लिए किया जाता है। और जो जल बनता है, इस जल का उपयोग वो अंतरिक्ष यात्री पीने के पानी के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये हो जाएगी, इसके निर्माण में जो कठिनाइयाँ आती हैं, यदि उन कठिनाइयों को देखा जाए तो सबसे पहली समस्या ये हो जाएगी कि ईंधन जो हम यूज कर रहे हैं वो कैसा है, गैसीय है। किस कंडीशन में है, गैसीय अवस्था में है। और गैसीय ईंधन को कम ताप एवं उच्च दाब पर एकत्रित करके रखना पड़ता है। यानी टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कम, और जो दाब होता है, दाब कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। गैसीय ईंधन को कम ताप एवं उच्च दाब पर एकत्रित करके रखना पड़ता है, जो कि एक कठिन कार्य है। तो ये एक समस्या हो जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रोड में जो प्रयुक्त होने वाली, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर अभी क्या लपेट रहे थे हम, प्लेटिनम का तार लपेट रहे थे। अब ये कैसी होती है, महंगी होती है। कैसी हो जाएगी, महंगी होती है। तो ये भी जो सबसे बड़ी समस्या है, महंगी है। इसके पश्चात सेल का उपयोग करते समय तीनों अवस्थाएं जो आपकी होती है, ठोस, द्रव और गैस। जब हम सेल का उपयोग करते हैं तो उस समय ठोस, द्रव, गैस यानी पदार्थ की सामान्यतः तीनों अवस्थाओं को एक साथ संपर्क में रखना पड़ता है। और तीनों अवस्थाओं को एक साथ संपर्क में रखना एक प्रकार की तकनीकी समस्या होती है, माने बहुत समस्या झेलनी पड़ती है। तो ये क्या हो जाएंगी, सेल के निर्माण में आने वाली कठिनाइयाँ। अब उपयोग, यदि लाभ को देखा जाए तो एक तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अंतरिक्ष यात्री पीने के पानी के रूप में कहते हैं। दूसरा, इसकी जो कार्य क्षमता होती है यानी दक्षता होती है वो 70 से 75% होती है। इस कारण ये क्या हो जाएंगे, सेल के लाभ हो जाएंगे। इसके पश्चात यदि हम आगे देखें, एक भाई साहब आए नरनष्ट, जिन्हें हम कहते हैं नरनष्ट। नरनष्ट का यहाँ पे आपको देखना है समीकरण। इनने क्या किया था, नरनष्ट ने एक समीकरण दिया था। नरनष्ट भाई साहब बोले कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबो कर रखा जाता है। कैसे, माने जिस चीज की हम धातु की छड़ ले रहे हैं, विलयन भी उसी धातु का होना चाहिए। जब किसी धातु की छड़ को उसी के विलयन में डुबोकर क्या किया जाता है, रखा जाता है, तो जो धातु की छड़ होती है, धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। जब हम क्या कहते हैं, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबोकर रखते हैं
तो जो धातु होती है उस धातु के ऊपर क्या हो जाता है, एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान है किसका मान, जो धातु की छड़ के ऊपर विभव उत्पन्न हो रहा है, इस विभव का मान किसके ऊपर डिपेंडेबल होता है, धातु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और जो विलयन होता है उस विलयन में धातु आयन जो होते हैं उन धातु आयनों के सांद्रण के ऊपर भी निर्भर करता है। विलयन में धातु आयनों के सांद्रण के ऊपर भी निर्भर करता है। और तीसरी कंडीशन बताई ने कि ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी निर्नष्ट का कहना था कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबो कर रखते हैं तो उस धातु की छड़ के ऊपर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसका मान धातु की प्रकृति के ऊपर, धातु का जो विलयन होता है उनके आयनों के सांद्रण के ऊपर और ताप के ऊपर निर्भर करता है। इसको व्यक्त करने के लिए माने इस आधार पर निर्नष्ट ने इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो आपकी हो रही थी, इसको व्यक्त करने के लिए जो निर्नष्ट वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण, दो चीजें, धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव, इन दो चीजों को समझाने का प्रयास किया। इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रोड विभव जो था उस इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण और ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक समीकरण का प्रतिपादन किया। उस समीकरण को ही क्या कहा जाता है, निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है। कौन सा समीकरण कहा जाता है, निर्नष्ट समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, माना किसी एडसेल अभिक्रिया के लिए आप देखेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एक धातु हो जाएगी, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगी और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगी, एम धातु यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगी। अब इस समीकरण के लिए माने इसको यदि हम प्रदर्शित करें, किसके लिए, निर्नष्ट समीकरण के लिए, ये आपकी अर्धशैल अभिक्रिया है, ध्यान देना। अर्धशैल अभिक्रिया माने केवल एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया। एक इलेक्ट्रोड को साइंस में अर्धशैल कहा जाता है। और ये हो जाएगी आपकी अर्धशैल अभिक्रिया। इस अर्धशैल अभिक्रिया पे हमें कौन सा समीकरण लगाना है, निर्नष्ट समीकरण लगाना है। तो जब आप निर्नष्ट समीकरण लगाएंगे तो इसको आपको अब याद करना पड़ेगा, E बराबर e की पावर 0 प्लस में हो जाएगा RT बटे हो जाएगा NF इंटू में हो जाएगा लॉग बेस के रूप में रहेगा स्मॉल e और कोष्टक में यहाँ पे होगा कैपिटल M की पावर n प्लस बटे में कैपिटल M। ये क्या है, ये है निर्नष्ट समीकरण जो इस अभिक्रिया के ऊपर लगाया गया। ये क्या हो जाएगा, निर्नष्ट समीकरण। ये निर्नष्ट समीकरण सभी क्रिया पर लगाया गया, अपने में निकाल के नहीं है सिलेबस में। अब इसको यदि आप लिखेंगे तो E के आधार पर, E के आधार पर हम कितने लेंगे, 10 लेंगे। अब जब E के आधार पर 10 लेंगे तो यहाँ पर 2.303 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। कर दें गुणा, हो जाओ गुणा, हो गया गुणा। कैपिटल E बराबर e की पावर 0 प्लस 2.303 RT बटे NF लॉग के बेस के रूप में अब क्या रहेगा 10 और कोष्टक में आपका m की पावर n प्लस बटे कैपिटल M। ये हमने क्या किया, इसमें केवल E के आधार पर किसको ले लिया, 10 को ले लिया। E के आधार पर जैसे ही आपने 10 को लिया तो यहाँ पर 2.303 का क्या कर दिया गया, गुणा कर दिया। अब थोड़े से यहाँ पे संकेत देखेंगे कि किसको क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो आपका संकेत है, यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल E दिया गया। कैपिटल E को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अभी पढ़ना है इसके बारे में। कैपिटल E यानी इलेक्ट्रोड विभव, E की पावर 0 माने मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कैपिटल R यानी गैस स्थिरांक, इसका मान कितना होता है, 8.314 होता है। T
T यानी क्या हो जाएगा, परम ताप, ये लेंगे आप 298 केल्विन लेंगे। N यानी क्या हो जाएगी, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F यानी क्या हो जाएगा, फैराडे नियतांक, जिसका मान कितना होता है, 96,500 होता है, कूलाम होता है। ये आपने पढ़ा है 11th में, और लॉग तो आप जान ही रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पे Mn प्लस, Mn प्लस जो होता है, ये विद्युत अपघट्ट की सांद्रता को व्यक्त करने का काम करता है। उसमें कितने आयन हैं, विद्युत अपघट्ट में आयन रहेंगे ना, पढ़ चुके हैं कल। तो Mn क्या कहता है, m की पावर n प्लस, ये विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयनों का सांद्रण व्यक्त करता है। और कैपिटल M जो होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड की सांद्रता को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। अब जो अभी आपको मान बताए गए हैं, R का मान 8.314, T का मान 298 केल्विन और F का मान 96,500 कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो मालूम नहीं। अब इनके मान रख देंगे, मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर E की पावर 0 प्लस 0.059 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा, n, माने भाग दे दिया गया है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका log 10, और यहाँ पर 1 मोलर सांद्रता के विलयन के लिए, किसके लिए, 1 मोलर सांद्रता के विलयन के लिए, माने कैपिटल M का मान 1, कब, 298 केल्विन ताप पर। कंडीशन हो गई 298 केल्विन ताप पर 1 मोलर सांद्रता विलयन के लिए इसको सॉल्व किया गया है। तो हम जो अभी मान बताए थे, इसमें मान रख दिया गया है, R का मान रख दिया गया है 8 दशमलव, रख के देख लो, रख दिया गया, बड़ी रख के देख लो। E बराबर E की पावर 0 प्लस 2.303 गुणे R का मान कितना रख देंगे, 8.314 गुणे T का मान कितना रख देंगे, 298 बटे में क्या हो जाएगा, n, गुणे F का मान कितना रख देंगे, 96,500 कूलाम। और आगे बढ़ेंगे, आगे अपना क्या है, log 10 का log 10 है, और ये अपना m की पावर n प्लस, ये लिया गया 1 मोलर सांद्रता के लिए, यानी बटे में कितना लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा E बराबर E की पावर 0 प्लस 0.059 बटे n, ये हो गया log 10, और पुस्तक में m की पावर n प्लस, ये हो गया आपका नर नष्ट का समीकरण। समझ में आ गया, ये है नर नष्ट का समीकरण। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, यदि हमें सेल का विद्युत विभव ज्ञात करना हो, यानी सेल का विभव ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नर नष्ट समीकरण का उपयोग किया जाता है। और किसी अर्ध सेल यानी इलेक्ट्रोड, ध्यान रखना, अर्ध सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड को कहते हैं। तो किसी भी अर्ध सेल को यदि आप देखते हैं, तो उस अर्ध सेल में आयनिक सांद्रण की गणना करने में, किसकी गणना करने में, आयनिक सांद्रण की गणना करने में, इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है विलयन की सांद्रता में यदि परिवर्तन हो रहा हो, तो परिवर्तन की दर पर विद्युत बल का जो प्रभाव है, कितना विद्युत बल होगा, उसकी गणना इसकी सहायता से की जा सकती है। और साम्य अवस्था पर जो समीकरण होते हैं, साम्य अवस्था पर समीकरण में साम्य स्थिरांक की गणना की जा सकती है। ये हो गया आपका नर नष्ट समीकरण। अगला हमारा जो यहाँ पे टॉपिक होता है, इसमें हमें किसको पढ़ना है, संचारण को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, संचारण। संचारण क्या है, सिद्धांत क्या है, लगने का कारण क्या है, और बचाव के उपाय क्या है, इतना इसमें पढ़ना है, पूरा टॉपिक एक साथ। संचारण माने धातुओं का वायुमंडल की उपस्थिति में सने सने अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संचारण की क्रिया कहते हैं। सने सने माना धीरे धीरे, हरा हरा, तनक तनक, कुछ कुछ,
शने शने संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे आप देखेंगे संचारण किस में होता है? संचारण धातुओं में होता है। धातुओं का वायुमंडल की उपस्थिति में शने शने अवांछनीय यौगिकों में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को ही आप क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, जंग यानी Fe2O3 चाहे अपनी जंग, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट, RUST, रस्ट। लोहे में जंग लगना संचारण का एक प्रमुख उदाहरण है, और संचारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया या घटना है। खालिस्तान में पूछा जाता है। संचारण एक विद्युत रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना उदाहरण हो जाएगा चांदी की सतह पर काले परत जम जाना, यानी उनका मलिन हो जाना, मैला हो जाना। कांसे या तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत का जम जाना, ये कौन सी क्रिया के एग्जाम्पल हो जाएंगे? संचारण के क्या हो जाएंगे? ये उदाहरण हो जाएंगे। अब लोहे पर जंग लगने की क्रिया को देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखना है लोहे में जंग लगना। कैसे लोहे में जंग लगता है? तो सबसे पहले यदि आप यहाँ पे देखेंगे लोहे में जंग लगने की क्रिया, तो लोहे पर जंग लगना संचारण का एक प्रमुख उदाहरण था। लोहा में होता क्या है? यहाँ पे यदि आप देखें तो जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नमी पाई जाती है। वायुमंडल में उपस्थित नमी CO2, O2 आदि से क्या कर लेता है? लोहा क्रिया कर लेता है, और जैसे ही क्रिया होती है तो क्रिया करके हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड का क्या कहता है? निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। और जंग एक भूरे रंग का पदार्थ होता है, जिसे खरोंचकर, तुम्हारी भाषा में नोचकर, जिसे खरोंचकर बाहर किया जा सकता है। जंग लग गई। अब इसका हमें क्या देखना है? सिद्धांत देखना है। ये तो जंग लग गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे जंग लगने की कौन सी क्रिया? सिद्धांत वाली क्रिया। जंग लगने का यदि आप सिद्धांत देखेंगे तो जंग जो लगती है, ये किसके कारण लगती है? अशुद्धि के कारण लगती है। माने लोहा में जो शुद्ध लोहा होता है और अशुद्ध लोहा होता है, ये किसके रूप में काम करते हैं? छोटे छोटे शैलों के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? छोटे छोटे शैलों के रूप में। शुद्ध लोहा और अशुद्ध लोहा ये किसके रूप में काम करेंगे? शैलों के रूप में। यदि यहीं पे देखा जाए तो जो सेल बनेंगे, फिर उन सेलों को हम क्या कहेंगे? संचारण सेल कहेंगे। जो शुद्ध और अशुद्ध जो लोहा है, ये सेलों के रूप में काम करने लगते हैं। ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? संचारण सेल कहते हैं। कौन से सेल कहते हैं? संचारण सेल कहते हैं। और इन सेलों में शुद्ध लोहा जो आपका होता है, शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा किसके रूप में काम करता है? एनोड के रूप में काम करता है। और जो अशुद्ध लोहा होता है, ये किसके रूप में काम करता है? ये कैथोड के रूप में काम करता है। और जो वातावरण की नमी CO2 ऑक्सीजन होती है, ये विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? विद्युत अपघट्ट के रूप में कार्य करते हैं। अब रासायनिक क्रियाओं को यदि आप यहाँ पे देखें, रासायनिक क्रियाओं को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिया आपके सिरे पे देखेंगे, एनोड सिरे पर। एनोड सिरे पर कौन सी क्रिया होती है? लोहा ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। लोहा यानी Fe, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। Fe2 आयन बनाएगा। कितने इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगा? मुक्त कर देगा। ये आपके इसके द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिए जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त किया जाता है। अब कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन, माने ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँच जाएंगे? ये पहुँच जाएंगे अपने इलेक्ट्रॉन कैथोड पर।
अब कैथोड पर पहुंच करके ये किसके साथ क्रिया करते हैं? जल और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन, जल यानी H2O और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन माने O2, उस पर क्या पहुंच गए? ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचकर उसमें उपस्थित यानी उस पर उपस्थित जल और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और जैसे ही क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयनों का क्या करते हैं? निर्माण। हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋण आयन। अब क्रिया को करेंगे संतुलित। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 और 1 3। यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के भी कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। तो कितने का कर दो? 2 का। 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितने का गुणा हो जाएगा? 4 का। तो ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के भी 4। माने जो इलेक्ट्रॉन एनोड से चले थे ये कैथोड पर पहुँचे और जैसे ही कैथोड पर पहुंचे वहां पर इन्हें क्या मिला? जल और उसमें घुली हुई ऑक्सीजन। उनके साथ इन्हें क्या की? क्रिया की। और क्रिया करने के बाद किसका निर्माण किया? हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH ऋण आयनों का क्या हुआ? निर्माण। अब एनोड पर क्या बने थे? Fe2 धन आयन बने थे और कैथोड पर क्या बने हैं? OH ऋण आयन बने हैं। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों ही आपस में कैसे हो जाते हैं? मिल जाते हैं। मिला दो भैया। Fe2 प्लस आयन प्लस में क्या हो जाएगा? OH ऋण आयन। दोनों ही आपस में ये कैसे हो जाते हैं? मिल जाते हैं और मिलकर के फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या कहते हैं? निर्माण। फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला FeOH का होल ट्वाइस होता है। कितना हो जाएगा? FeOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्रिया को करेंगे संतुलित। यहाँ पे 4OH ऋण आयन है तो यहाँ पे आप कितने का गुणा कर देंगे? 2 का। 2 दूनी 4 हो जाएंगे तो Fe के कितने हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे। क्रिया कैसे हो जाएगी? संतुलित। जादू होगा, आगे की क्रिया संतुलित ही नहीं होगी। अब देखें अगली क्रिया जो मेन क्रिया होती है जिसकी सहायता से किसका निर्माण होता है? जंग का निर्माण होता है। अभी बना था अपना FeOH का होल ट्वाइस। ये FeOH का होल ट्वाइस यानी फेरस हाइड्रोक्साइड जो होता है ये किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके Fe2O3 XH2O का क्या करता है? निर्माण करता है। यहाँ पे आप देखेंगे Fe के 2 हो गए तो यहाँ पे 2 का क्या कह देंगे? गुणा। लेकिन XH2O माने जल के अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे आप ये नहीं सोचें कि हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 और 2 6 इधर तो दिखा रहे केवल 2। अब उतना 6 नहीं है, उतना हो सका 600 हो गए। तो यहाँ पे लिखा है X। ये X किसको प्रदर्शित करता है? जल के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये लग गई जंग Fe2O3 इंटू XH2। अब इसके कारण देखने हैं कि जंग लगने के क्या कारण, क्यों जंग लग जाती है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे जंग लगने के जो कारण हैं यानी संचार को प्रभावित करने वाले कारण, कम लगेगी ज़्यादा लगेगी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली स्थिति हम देखेंगे धातु की प्रकृति के ऊपर। धातु की प्रकृति माने जो धातु अधिक क्रियाशील होती है उसमें संचारण की दर अधिक होती है। क्या क्रियाशील ज़्यादा तो है? जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं उनमें संचारण की दर अधिक होती है और जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं ना उनकी, उनमें संचारण की दर कम होती है। समझ में आया? आगे चले चलो। धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति पर। अब कह रहे कि धातुओं में किसकी मात्रा उपस्थित है? अशुद्धियों की मात्रा है। तो यदि धातुओं में क्या होता है? अशुद्धि होती है तो उसमें संचारण की जो दर होती है ये कैसी होती है? तीव्र होती है, क्योंकि ये अशुद्धियाँ छोटे छोटे सेलों का निर्माण कर लेती हैं जिन्हें संचारण सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं और यही क्या कहते हैं? संचारण की दर को बढ़ाने का कार्य कहते हैं। अगला देखें, अगली कंडीशन हो जाएगा आपका धातुओं की विकृति पर। जो धातु हम यूज कर रहे हैं इसकी हमें क्या देखना है? विकृति देखना है। विकृति माने क्या हो गया? यदि धातु समतल है, चिकनी है तो वहाँ पे जंग कम लगेगी और यदि धातु खुरदरी है, मुड़ी हुई है, कटी हुई है
वहाँ पे संक्षारण की दर कैसी होगी? अधिक। माने वो कैसी है? विकृत है, विकृति हो गई उसकी। इसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल की प्रकृति। अभी तो धातु की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम पहुँच गए वायुमंडल में, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। वायुमंडल की हमें क्या देखना है? विकृति देखनी है। वायुमंडल की या तो आप विकृति देख लें या फिर वायुमंडल की क्या देख लें? प्रकृति देख लें। मतलब एक ही होगा। माने यदि वायुमंडल में अधिक नमी है तो संक्षारण की दर अधिक होगी। प्रकृति देख रहे ना, तो विकृति हो जाएगी उसके कारण। तो यदि वायुमंडल में अधिक नमी है तो संक्षारण की दर अधिक होगी, और यदि वायुमंडल में नमी की मात्रा कम है तो संक्षारण की दर भी कैसी होती है? कम होती है। इसके पश्चात यदि आप देखेंगे तो विद्युत अपघट्यों की उपस्थिति पर, विद्युत अपघट्यों में यदि आप देखेंगे तो धातु की सतह पर अम्ल, क्षार या लवण किसी की भी क्रिया कराएं, ये आपके किसके रूप में काम करते हैं? विद्युत अपघट्य के रूप में काम करते हैं। इनकी उपस्थिति में, माने विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में भी संक्षारण की दर कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कह रहे माध्यम के पीएच पर, माध्यम का पीएच या तो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। जब माध्यम कैसा होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो वहाँ पे संक्षारण की दर कैसी होगी? कम। अम्लीय होगा तो संक्षारण की दर कैसी होगी? कम कि अधिक होगी? गति और दर, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। दो कंडीशनें आपको इसमें यहाँ पे देखनी है। एक तो क्रिया होती है आपकी कि माध्यम कैसा होगा? क्षारीय, और एक माध्यम कैसा होगा आपका? अम्लीय होगा। यदि माध्यम आपका कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, तो क्षारीय माध्यम में जो संक्षारण की जो क्रिया होती है ये मंद गति से होती है। संक्षारण तो होता है लेकिन धीमे धीमे होता है। और यदि अम्लीय है तो जो संक्षारण की जो क्रिया होगी वो तो होगी ही, लेकिन तीव्र गति से होगी, जल्दी जल्दी। अब बोले संक्षारण को रोकना है, कैसे रोकेंगे? माने संक्षारण के क्या देखेंगे? यहाँ पर बचाव के उपाय देखेंगे। संक्षारण को कैसे बचाया जा सकता है, माने संक्षारण की क्रिया को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें, सबसे पहले आप क्या कहते हैं? धातु और वायुमंडल के मध्य एक अवरोधिका परत बना दी जाती है। अवरोधिका परत कैसे बना दी जाती है? लोहे के गेटों के ऊपर पेंट या वार्निश कर दिया जाता है। जो पेंट या वार्निश की जो परत होती है वो धातु और वायुमंडल के मध्य एक रोधिका परत के रूप में काम करती है। माने नमी को लोहा धातु तक नहीं पहुँचने देती है, जिससे संक्षारण की क्रिया नहीं होती है, माने रुक जाती है। तो रोधिका परत बनाकर ग्रीस या तेल लगाकर चाकू छुरी के ऊपर क्या किया जाता है? ग्रीस या तेल लगा दिया जाता है, जिससे संक्षारण की जो क्रिया होती है ये क्रिया कैसी होती है? बनी रहती है। अब कहते हैं कि बलिदानी उपाय उपयोग कर सकते हैं। बलिदानी उपाय माने जिंक धातु, लोहा जो धातु होता है, लोहा धातु के ऊपर का चल रहा था, लोहे की धातु पर जिंक की क्या कर दी जाती है? परत चढ़ा दी जाती है। छोटी क्लास में भी आपने इसको पढ़ा होगा, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजिंग की क्रिया कहलाती है। सीटें आपने देखी होंगी लोहे की जो आती हैं, वो इसी विधि के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो जो परत चढ़ा दी जाती है वो परत भी क्या करती है? वायुमंडल की नमी को लोहा धातु तक पहुँचने से रोकने का कार्य करती है। इस क्रिया को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजिंग की क्रिया कहा जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है? मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु यानी जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो जो हमें धातु प्राप्त होती है वो मिश्र धातु कहलाती है। वो मिश्र धातु संक्षारण विरोधी प्रकृति की होती है। लोहे में जंग लगता है लेकिन स्टेनलेस स्टील, आयरन निकल कोबाल्ट जिससे मिश्र धातु से बनाई जाती है उसमें जंग नहीं लगती है, माने संक्षारण विरोधी प्रकृति की हो गई। और यदि आप देखें तो जंग रोधी विलयन बनाकर, यानी कुछ विलयन ऐसे बना दिए जाते हैं जो जंग रोधी होते हैं। उन विलयनों में उन धातुओं को डुबा दिया जाता है, फिर सुखा लिया जाता है और उनके ऊपर एक आविलेय पदार्थ की परत चढ़ जाती है। आविलेय माने वो अब किसी के साथ विलय नहीं होगी, घुलेगी नहीं,
आबले परत चढ़ जाती है, जिस कारण वो कभी विलय नहीं होती है और वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया नहीं करती है और उस धातु की क्या होती रहती है, रक्षा होती रहती है। विद्युतीय रक्षण आपने देखा होगा, लोहे के टैंक हुए, पेट्रोल वाले टैंक हुए, पानी के टैंक हुए, यहाँ पर इनको सुरक्षित रखने के लिए विद्युतीय रक्षण विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इन टैंकों को अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील धातु के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे ये संचारित नहीं होते हैं, वो संचारित हो जाते हैं। लेकिन इन लोहे के टैंकों को या पानी के टैंकों को या पेट्रोल के टैंकों को संचारित होने से रोकने का कार्य करते हैं। इस विधि को हम विद्युतीय रक्षण विधि कहते हैं। तो आज के टॉपिक में आपने सेलों के प्रकार, व्यापारिक सेल की विशेषताएं, उसके पश्चात शुष्क सेल, फिर व्यापार सीसा संचायक सेल, फिर ईंधन सेल के बाद निर्नष्ट समीकरण, और निर्नष्ट समीकरण के बाद आपने पढ़ा संक्षारण की क्रिया, सिद्धांत, रासायनिक समीकरण, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण के बचाव के उपाय।